हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आंसर राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई आंसर राइटिंग हमें क्यों ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, व्हेन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग, हाउ यू कैन डू आंसर राइटिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई मुझे क्वेश्चंस कहाँ से मिले, मुझे लिखना कैसे है, कंटेंट कैसे तैयार करना है, आंसर राइटिंग स्किल्स क्या हैं। आई विल ऑल्सो टेक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम मेंस टू शो यू एग्जैक्टली कि भैया इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाली चीज़ें कैसे डील करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हाउ डू यू गेट फीडबैक ऑन योर आंसर्स। एंड टू गेट स्टार्टेड विद एवरीथिंग, I will also show you an answer writing trick that works 100% of the time to get you started. So let's get started with this video. Right, so the secret technique of answer writing, as promised, you just have to pick a pen and start writing. मतलब देर इज़ नो अदर सिंपलर वे टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, क्योंकि बहुत लोग आके मुझे ये पूछते हैं। आई थिंक कपल ऑफ डेज अगो आई हैड आल्सो शेयर्ड दिस ऑन द यूट्यूब कम्युनिटी एंड टेलीग्राम, बट द आइडिया इज़ कि यही चीज़ है, जब तक आंसर लिखने नहीं बैठोगे तब तक बाकी सब दिस इज़ ऑल स्ट्रैटेजी. There are two things that you have to do. One is the task that you need to do, and the second is thinking about the task, about how do I do this, best strategy क्या है, क्यों है. हम a lot of the time अपना ये सेकंड चीज़ में निकाल देते हैं, ये सोच के कि भाई मतलब माई टाइम इज़ बीइंग वेरी वेल इन्वेस्टेड एंड आई एम डूइंग द राइट थिंग्स, बट वी आर नॉट डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ पुटिंग पेन टू पेपर और पेंसिल टू पेपर. सो ऑल ऑफ दिस PDF एंड ये सारी जो चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी, जो भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, विद दिस ऑल विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. यू कैन चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, और यू कैन जस्ट लुक फॉर UPSC Prep IAS ऑन टेलीग्राम. राइट, सो the core idea of any skill, हम जब भी कोई स्किल सीखते हैं या स्किल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो when we start out with that skill we are at a level of unconscious incompetence. मतलब क्या है इस चीज़ का, that we don't even know कि भाई मैं कितना ख़राब हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें improve करनी है. From unconscious incompetence, through learning, through upgradation, we move to conscious incompetence, कि एटलीस्ट नाउ आई एम अवेयर कि भाई अच्छा ये गलतियाँ मैं कर रहा था. फ्रॉम कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस वी वांट टू मूव टू कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, कि एटलीस्ट जब मैं पूरा फोकस देके ध्यान देके काम कर रहा हूँ तब मैं सही काम कर रहा हूँ. एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मूव टू अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. दिस इज़ द लेवल ऑफ, यू कैन से, मास्टरी, दैट इफ़ यू रीच दिस लेवल, तो जो भी आंसर आप लिखोगे इट विल जनरली बी अ गुड आंसर. इस लेवल पे भी आप गुड आंसर्स लिख सकते हो, लेवल 3 पे, बट यहाँ पे मुझे बहुत ध्यान दे के गुड आंसर्स लिखने हैं. राइट, इन द बिगिनिंग आई माइट बी राइटिंग बैड आंसर्स, बट आई मे नॉट बी इवन अवेयर ऑफ कि भाई ये खराब आंसर क्यों है. तो यहाँ से हम सीखेंगे क्यों है ये खराब, देन विल थिंक अबाउट कि भाई अच्छा कैसे लिखना है, एंड देन फाइनली बिना सोचे भी मैं अच्छा आंसर ऑटोमेटिकली लिख पा रहा हूँ. दैट इज़ द अल्टीमेट एम, क्योंकि अगर यहाँ पे पहुँच गए हैं तो देन यू आर मीन्स रेडी. राइट, मूविंग ऑन टू द वाई ऑफ आंसर राइटिंग इज़ प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि भाई दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द मेन एग्जाम. मतलब मेन्स हम बोलते हैं इसको कॉमन कॉन्वर्सेशन में, बट UPSC डज नॉट कॉल एनी एग्जाम द मेन्स एग्जाम. इट कॉल्स, देर इज़ द preliminary, which is a filter, and then there is the main exam. This is the main exam जिसके लिए हमें आंसर राइटिंग की ज़रूरत है, जो 1750 मार्क्स का होगा. तो इंटरव्यू भी, जैसे बहुत लोग मानते हैं कि भाई इंटरव्यू की मुझे तैयारी करनी है, इंटरव्यू में ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, बट इंटरव्यू से ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेन एग्ज़ाम, क्योंकि इस मेन एग्ज़ाम दिस विल डिटरमाइन कि भाई मतलब कहाँ खड़े हो आप, लिस्ट में हो भी या नहीं हो. राइट, एंड फाइनली ये मेन एग्ज़ाम जो है हमारी 3 चीज़ें टेस्ट करता है. इट टेस्ट योर थिंकिंग, इट टेस्ट योर राइटिंग स्किल, एंड इट टेस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड स्पेस दिया गया है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. तो अगर मैं पॉइंटलेस इन्फॉर्मेशन पहले शेयर कर रहा हूँ रादर देन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लियर इंडिकेशन टू द एग्जामिनर कि भैया आपने जो काम था, जो इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ थिंकिंग था, वो आपने नहीं किया है. एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी ईजिली एपरेंट व्हेन वी राइट. And at the same time, answer writing is absolutely critical because mains में आपको 3 टाइप की आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी. These are 3 which require slightly separate skills: GS, optional, and essay. तो essay के लिए recently I had shared
क्वाइट डिटेल्ड सेशन ऑन कि भाई किस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, कैसे लिखें, हाउ डू यू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं. बट ऑप्शनल में पर्टिकुलरली इफ़ यू हैव सोशल साइंसेज वाले कोई ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, इस टाइप के, तो यहाँ पे देर इज़ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ द ऑप्शनल दैट इफ़ यू यूज़ यू गेट बेटर मार्क्स फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि GS के पेपर एक जनरलिस्ट इंसान चेक कर रहा है, बट जो मेंस का ऑप्शनल का पेपर है दैट इज बीइंग चेक्ड बाय प्रोफेसर ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड दे प्रेफर इफ़ यू राइट इन देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो अगर आप जनरल मतलब यू नो कॉमन सेंसिकल आंसर लिख रहे हो ऑफ अ सोशियोलॉजी क्वेश्चन, यू विल गेट यू नो बिलो एवरेज मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन सोशियोलॉजी में एंड यू नो GS में, GS1 में पर्टिकुलर काफ़ी सिमिलर होते हैं, बट जो कंटेंट का मतलब बेंट होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं, दोज आर वेरी डिफरेंट, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ दिस इज अनदर वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गेट वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली कि भाई आंसर राइटिंग कब शुरू करी जाए. जब भी आपने कोई भी एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है, सो देन एनी वन सब्जेक्ट, मीनिंग लेट्स से you've done पॉलिटी, you've done हिस्ट्री, you've done you know जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपने कर लिया है वहीं से शुरू करो. एंड सब्जेक्ट में ऐसा भी नहीं है कि मैंने सारा सब्जेक्ट कर लिया, मैंने रेफरेंस बुक भी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया. एज सुन एज you've done the NCERTs, you can also start answer writing. Why is that the case? Because simply put, अगर मैं ये बेसिक NCERTs की बात करूँ, मतलब जैसे क्लास 11th एंड 12th की NCERTs हैं, which I've mentioned in quite a few recent videos, कि भाई they are the most important things for you when reading NCERTs. तो इन्हीं NCERTs के एंड पे जो you know क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, why is it necessary for a country to have clear demarcation of power and responsibilities in the constitution? What would happen in the absence of such a demarcation? मतलब this is a question very similar to what's generally asked in mains. Let me show you. मतलब 2023 का ही आप ये क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहला तो यू नो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रेक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी. एंड अगर मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स से रिलेटेड और क्वेश्चन देखूँ तो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि भाई जुडिशियल लेजिस्लेशन कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स को कैसे प्रॉब्लमैटिक है ये. देन वी टॉक अबाउट कि भाई प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन रादर देन चेक्स एंड बैलेंसेज. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो क्वेश्चन आप सीधा NCERT से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, वो मतलब यू नो दैट्स वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर एक्चुअल मेंस एग्जाम एंड नॉट जस्ट फॉर पॉलिटी. मतलब ज्योग्राफी की भी ये NCERT अगर मैं देखूँ, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो इसमें यू नो द एंड चैप्टर नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स का ये चैप्टर है. एंड इसमें ये क्वेश्चन आपको गिवन है, what is vulnerability? Divide India into natural disaster zones based on drought and some other and suggest some mitigation measures. तो अगर GS3 की मैं बात करूँ तो there is a direct question which is very similar कि भाई although it's a old question by now, how important are vulnerability and risk assessment in pre-disaster management? और questions हम यहाँ पे देखें तो you know vulnerability of India to earthquake related hazards, you know recent measures by disaster management, you know vulnerability essential element in defining disaster impact. तो मतलब direct question which is very similar to what is given in your NCERTs. Why aren't you practicing it? क्योंकि देखो अगर आंसर राइटिंग करनी है ना, तो फिर वो ऐसा कोई परफेक्ट समय इसका नहीं आता है जब मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, जब मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और उसके बाद मैं लिखना शुरू करूंगा. बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट आंसर राइटिंग दो चीज़ों का एक यू नो इज मेड अप ऑफ टू सेपरेट थिंग्स विच इज कंटेंट बिल्डिंग एंड राइटिंग स्किल्स. इसके बारे में भी हम और बात करेंगे, बट लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. राइट, सो हम व्हेन की बात कर रहे थे, NCERTs के साथ आप शुरू कर रहे हो. एंड शुरू में नोट्स बनाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए लिखो. राइट फॉर प्रैक्टिस, राइट नॉट फॉर यू नो कि भाई मतलब यू नो परफेक्ट आंसर मैं day 1 से लिखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि day 1 से कोई परफेक्ट आंसर नहीं लिखता है. day 1 पे सब खराब आंसर लिखते हैं. एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग, एज वी डिस्कस्ड एट द बिगिनिंग, वंस यू स्टार्ट राइटिंग यू विल रियलाइज कि भाई बैड क्यों है, बैड को साफ करोगे तो फिर इवेंचुअली यू विल स्टार्ट राइटिंग गुड आंसर्स. Right, so let's come up to the next part of this video. So this is the most important part where we discuss the actual mechanics of answer writing कि भाई कैसे करनी है आंसर राइटिंग, कि भाई जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो where do I find the questions, जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो what exactly do I write, how do I write, स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट कैसे तैयार किया जाए, एंड आफ्टर
कि भाई अब मैंने जब आंसर लिख लिया है तो मैं फीडबैक कैसे लूँ इस चीज़ का। तो विल डिस्कस अ कपल ऑफ थिंग्स इन ईच ऑफ दीज सेक्शंस। एंड सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है कि जब शुरुआत आप कर रहे हो तो हाउ डू आई फाइंड क्वेश्चंस, PYQs से बेटर बेट आपको कोई नहीं है। PYQs के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक ये शीट दिखाई थी। So this sheet has the previous year questions from I think 2013 onwards. Last year जो है हमारा वो 2013 है। And ये sheet आपको अगर चाहिए तो मतलब we'll also share this on Telegram, but it's also available here, right here on upscprep.com/plans। आपको जाना है upscprep.com, यहाँ पर resources, plans with daily targets, यहाँ पे आपको PYQ एनालिसिस मेंस की ये शीट मिल जाएगी। आप इसे क्लिक करके खोल सकते हो। यू कैन मेक अ कॉपी फ्रॉम हियर, एंड वंस यू मेक अ कॉपी यू विल बी एबल टू एडिट इट एंड डू विद इट एज यू विश। सो कमिंग बैक टू जो आइडिया हमारा था कि भाई क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ईजी चीज़ मैं PYQs से शुरू करूँ, क्योंकि PYQs आर द बेस्ट बेट फॉर यू कि दे गिव यू मेंस क्वालिटी आंसर्स। एंड जस्ट लाइक नाउ वी डिस्कस्ड, NCERTs के पीछे जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस ले सकते हो। दे आर ऑल्सो गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, राइट। और क्वेश्चंस फिर भी आपको चाहिए कि अभी करंट अफेयर से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस चाहिए कुछ, कि भाई करंट हैपनिंग क्या हो रही है, एंड आप थोड़े एडवांस हो गए हो। सो इन सच अ केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन विजिट UPSC प्रेप का टेलीग्राम एट UPSC प्रेप IAS, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस और उनके मॉडल सोल्यूशन शेयर कर रहे हैं, जो कि यू कैन राइट अलॉन्ग साइड एंड देन चेक विद दीज सॉर्ट ऑफ मॉडल सोल्यूशंस। कंपेयर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ ड्यूरिंग पे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो आंसर राइटिंग के लिए हमारे पास 2 कोर चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहता है। सबसे पहले मुझे चाहिए कंटेंट, कि भाई मैं लिख क्या रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एंड दूसरी चीज़ है हमारी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या है कि भाई लिखना ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, यू नो सम इंग्लिश, यू कैन राइट समथिंग, बट मेन्स रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ राइटिंग विच इज़ कंसाइज, विच इज़ प्रिसाइज। कंसाइज और प्रिसाइज का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मैं कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बोल पाऊँ, ताकि जो 150 वर्ड्स का लिमिट है मेरा 10 मार्कर का, उसमें आई कैन राइट अप टू 10 पॉइंट्स, राइट। अगर मैं एक पॉइंट लिखने में 20 वर्ड्स ले रहा हूँ, सो देर इज़ नो वे दैट आई विल बी एबल टू राइट 10 पॉइंट्स। सो ये जो राइटिंग स्किल्स हैं, दिस रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि आज जो आप इंग्लिश लिख रहे हो, इट्स नॉट कि वो बिल्कुल ख़राब इंग्लिश है, बट उसको मुझे और कट डाउन करना है। आई वॉन्ट टू मेक इट शॉर्टर एंड अ लॉट मोर प्रिसाइज, राइट। एंड एट द सेम टाइम कंटेंट की जब हम बात करते हैं, तो कंटेंट का मेरे को प्रिपरेशन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है ही है। तो इन दोनों के इंटरप्ले पे एक थर्ड चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, स्पीड। कि बहुत बार क्या होता है, आंसर राइटिंग करते हुए लोगों को लगता है कि भाई मेरी स्पीड नहीं आ रही है, एंड बिकॉज आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ टॉपर वीडियोज़ की स्पीड के बिना कुछ नहीं होगा, मुझे अपना जो 10 मार्कर है आई हैव टू राइट इट इन 7 मिनट्स, एंड जो 15 मार्कर है आई हैव टू राइट इट इन 11 मिनट्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपर वीडियोज़ में बोल दिया गया है कि भाई यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्पीड। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि जल्दबाजी में आप शुरू में ही आंसर लिखने की कोशिश करोगे, जब आपका कंटेंट सही से तैयार नहीं है, जब आपने सोचा नहीं है कि भाई कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग बैड आंसर्स। बैड क्यों? क्योंकि आप बस फास्ट लिखने पे फोकस कर रहे थे, यू वर फोकसिंग जस्ट ऑन राइटिंग फास्ट। सो इन द बिगिनिंग don't focus too much on speed. In the beginning, if you're just starting answer writing, this is not advice for somebody who is giving mains right now. Even though जो हमारा मेंस फोकस ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं ये बोलता हूँ कि भाई जुलाई के महीने में मत फोकस करो बहुत ज़्यादा स्पीड पे। आपके पास अगस्त एंड सितंबर में टाइम रहेगा कि स्पीड अपनी ऊपर कर पाओ, बट राइट नाउ डू नॉट फोकस ऑन स्पीड। राइट नाउ आपको फोकस करना है ऑन राइटिंग गुड आंसर्स। गुड आंसर्स में मतलब मैंने कंटेंट सही लिखा है, मैंने सवाल की डिमांड को एड्रेस किया है, एंड उसके बाद फिर मैंने कमिटीज़, जजमेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव ऑल्सो मैंशनड समवेयर और दी अदर, राइट। सो वंस दीज थिंग्स हैव बीन डन, देन आई वॉन्ट टू फोकस ऑन कमिंग बैक टू स्पीड,
राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जो कंटेंट हमें बिल्ड करना है अपने आंसर राइटिंग के लिए वो कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स अभी नहीं पढ़े हैं तो डोंट बी इन अ रश, मतलब जल्दबाजी में नहीं रहना है मुझे। वंस यू हैव डन योर रीडिंग ऑफ द जीएस सब्जेक्ट्स, मतलब 2-3 टाइम्स आपने रीडिंग कर ली है, तो क्या होगा कि बहुत सारा कंटेंट आपको अपने जीएस के सब्जेक्ट से ही मिल जाएगा। एंड व्हाट यू विल आल्सो रियलाइज इज कि लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, तो पॉवर्टी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हंगर, हंगर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू जेंडर, एंड जेंडर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू पॉवर्टी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रॉस कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड रह रही हैं, जो अभी when I've started preparation, when I'm just doing the basics, so I may not realize, but the more you read, the more interconnections you'll start forming, because मेरे को knowledge का base मेरा उतना बढ़ गया है। At the same time, forming these interconnections aside, जब मैं revision करूँगा, जब मैं अपने notes बनाऊँगा, so then my life will slightly start becoming easier। यार revision and जब notes मैं बना रहा हूँ, तो ये notes मुझे क्या करने हैं? Notes मुझे frameworks के तौर पे बनाने हैं। फ्रेमवर्क्स कैसे? कि भाई मैं क्वेश्चंस देखता हूँ PYQs में कैसे पूछे जा रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भाई कास्ट सिस्टम पे ये क्वेश्चन आया था 2018 में, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया, राइट। तो अब अगर जस्ट मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट सर्च फॉर कास्ट, कि भाई कास्ट से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन आए हैं। हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स फॉर असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड्स अनाइलेशन ऑफ कास्ट। तो अगेन कि भाई चेंजेस क्या हो रहे हैं कास्ट में, दलित आइडेंटिटी कैसे प्रमोट की जा रही है। वाई कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया इज बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट विज अ वी कास्ट रिलीजन, कास्ट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। तो अगर मैं बार यही देखूं कि अगर मैं सिंपली बात कर रहा हूं कास्ट की, तो कास्ट में मुझे 2-3 चीज़ें तो डेफिनेटली यहाँ पे देनी है ना, कि भाई व्हाट वर द ओल्ड थिंग्स, ओल्ड सिस्टम, इसमें कंटिन्यूटी क्या है। क्योंकि अगर मुझे ये पता है तो आई कैन टॉक अबाउट कि भाई जो न्यू सिस्टम है उसमें चेंज क्या है, एंड इसके साथ साथ न्यू फॉर्म्स ऑफ असर्शन। ये क्या हुआ, राइट। तो अगर मैं ये 2-3-4 चीज़ें अपने कास्ट के नोट्स में कर लेता हूँ, तो भाई पिछले 7-8-10 साल के जो PYQs हैं कास्ट के, मोस्ट ऑफ देम आई विल बी एबल टू आंसर थ्रू माई 1-पेजर नोट्स ऑन कास्ट। तो दैट्स द आइडिया कि जब मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसा नहीं करना, मैंने कोई किताब उठाई और किताब का जो भी लिखा हुआ था वहाँ पे उसको मैंने फिर से शॉर्ट करके अपनी नोटबुक में डाल दिया। मुझे PYQs को देख के उन नोट्स से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक फ्रेमवर्क में उतारना है, कि बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट हैज़ चेंज्ड, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड, एंड हाउ कैन कास्ट स्टिल बी रेलेवेंट इन अ मल्टी डायमेंशनल मल्टी मॉडल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स if I integrate in my notes, my life becomes easier because then I only have to replicate my notes. And जब मेरे notes में इस तरीके से framework से चीज़ें दी हुई होती है ना, so then it's easier for me to remember them also, and it is so much easier for me to replicate them in my answers also. पूरी thinking जो है मुझे वहीं की वहीं बैठ के अपने पेपर में नहीं करनी है। इफ़ आई एम थिंकिंग एवरीथिंग दैट आई हैव टू राइट इन द एग्जाम इटसेल्फ, आई विल गेट टायर्ड एंड आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश माई एग्जाम। एंड फिनिशिंग योर एग्जाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर। एंड फिर फाइनली कंटेंट में आपका एक लास्ट एंड मोस्ट रेलिवेंट पार्ट आता है करंट अफेयर्स, कि भाई कास्ट के बारे में मैंने सब चीज़ें पढ़ ली, बट नाउ लेट अस से दैट देयर इज सम न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू कास्ट XYZ जो भी आ रहा है, तो मैंने उसे अपने कास्ट के नोट्स के एंड पे एक एक्स्ट्रा पेज स्टेपल करके, या इफ आई एम मेकिंग डिजिटल नोट्स तो इट्स वेरी इजी, आई कैन जस्ट ऐड समथिंग एट द एंड ऑफ दोज नोट्स। आई ऐड वट एवर न्यूज़ आइटम, वट एवर करंट अफेयर्स इज रेलिवेंट राइट देयर विद माई notes for that particular topic. If I prepare my content in this way, if I do this sort of an organizational effort while I'm in my second or third reading of GS, my life will become so much easier. क्यों? क्योंकि फिर मुझे बार बार सोचना नहीं है बैठ के कि यार शिट यार कास्ट का क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब लिखा तो था बहुत, 4 चीज़ लिखी थी, 5 चीज़ लिखी थी, बट याद कुछ नहीं आ रही।
whatever knowledge you gather has to be usable, because otherwise it's a competitive exam and जिसने ज़्यादा usable knowledge अपनी रखी है they will win. Now finally we come to कि भाई writing skills आपको क्या क्या चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ तो हमने जैसे बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, that you have to think before you write. You cannot just rush into answer writing कि नहीं मुझे 7 minutes में ख़त्म करना है, 7 minutes में 10 marker and 11 minutes में I have to finish my 15 marker. In the beginning it's a very good idea to just forget these times and think before you write कि भाई इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर पॉसिबली कैसे लिखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है. विल टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो. तो थिंक बिफोर यू राइट का वेरी सिंपल आइडिया ये है कि आई डोंट वॉन्ट टू राइट अ बैड आंसर एंड देन जस्ट गेट इन टू अ हैबिट ऑफ राइटिंग बैड आंसर्स. क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी लिखना था. तो बेसिक इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वाली जो अपनी चीज़ है वो आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू नो. इफ़ यू डू नॉट इट इज़ फाइन. द आइडिया इज़ कि जो भी मेरे आंसर हैं उनको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ूँ, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, बेस्ड ऑन कि भाई आपका क्वेश्चन में पार्ट्स कितने हैं. तो बॉडी कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू यू नो प्रो आर्ग्यूमेंट, कॉन आर्ग्यूमेंट, या कि भाई कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो डू यू अग्री टू दैट स्टेटमेंट और यू डू नॉट अग्री टू दैट स्टेटमेंट. एंड इफ़ अ प्रॉब्लम इज़ गिवन तो एक सॉल्यूशन का पार्ट आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. बहुत बार ये चीज़ लोगों को नहीं समझ आती कि भाई यूपीएससी का जो आंसर होता है उसमें इवन इफ यू आर नॉट आस्क्ड फॉर अ सॉल्यूशन यू शुड गिव अ सॉल्यूशन. दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग बट इट इज़ नॉट वेरी एपरेंट. क्यों? क्योंकि मतलब ये वो वाली चीज़ है जो आप प्रैक्टिकली जब एग्जाम की तैयारी करने लगोगे, जब आप घुसोगे इस चीज़ में, देन यूल रियलाइज कि भाई सोल्यूशन भी देना था शायद, मतलब यू नो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था. एंड फाइनली देर इज़ अ कंक्लूजन विच इज़ सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन स्लैश वे फॉरवर्ड. सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन स्लैश वे फॉरवर्ड. तो बहुत बार क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस हैं तो मतलब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इजराइल पैलेस्टीन डिबेट सॉल्व कर दोगे, जो कि मतलब 70-75 साल से चल रहा है. पीपल हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व, द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व. सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इट आइदर, बट यू आर लाइक एटलीस्ट एक्सपेक्टेड टू नो कि अच्छा आगे चलना है तो क्या करा जा सकता है, कि भाई अच्छा ठीक है कुछ करते हैं, पता नहीं फाइनल क्या रहेगा. तो दैट्स अ वे फॉरवर्ड, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन. सो नाउ लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन एंड सी कि भाई इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं. सो नाउ लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंस. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023 कि भाई फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, particularly MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं. अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि भाई बॉडी ऑफ द आंसर को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2-3-4 चीज़ें पूछी गई हैं हमसे. नंबर 1 कि भाई फास्ट ग्रोथ रिक्वायर्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंड दिस इसमें से भी पर्टिकुलरली MSMEs. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ माई आंसर इज टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि भाई अब इस स्टेटमेंट पे कोई सवाल नहीं है. इन दिस रिगार्ड आई हैव टू कॉमेंट ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. बट इसमें अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि वो ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना भूल जाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर कि ऑब्वियसली देयर इज अ इंट्रो बिफोर दिस एंड देन बॉडी का फर्स्ट पार्ट जो है दैट विल बी दिस कि भाई व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर फास्ट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. देन इन द सेकेंड पार्ट विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब इस क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट आ जाता है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि भाई सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, आर दे एडिक्वेट, आर दे इनएडिक्वेट, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दैट दे आर हैविंग. सो देन आई मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट अ वे फॉरवर्ड. और क्या चीज़ें करी जा सकती है इन दिस रिगार्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर बाय increase faster growth in economy and manufacturing through MSMEs. तो MSME क्या है? Micro, small and medium enterprises. MSME are जो छोटे businesses होते हैं which manufacture a lot of things, a huge variety of things. The idea is कि bottom
अप अप्रोच यहाँ पे लिया है एंड गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं फॉर एमएसएमई प्रमोशन। तो ये पॉलिसीज़ के बारे में हमें इस आंसर में लिखना है। नाउ एक बेसिक चीज़ क्या है कि इंट्रोडक्शन देखते हैं कैसा लिखा जा सकता है। So, for example, the question itself is giving me some ideas about what kind of introduction I can write over here. कि भाई faster economic growth requires increasing the share of manufacturing sector in GDP. Now, I can write what is the current share of the manufacturing sector in the GDP. That is a very good introduction here. तो जैसे करंट अफेयर्स में भी आप ये चीज़ करोगे तो PIB का अगर हम डेटा यहाँ पे लेते हैं तो PIB के डेटा और मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अभी रिसेंट रिलीज होगा तो उसके बाद 25% ऑफ योर GDP इज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। तो हमें क्या करना है कि भाई हमारे आंसर में दैट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड इंट्रो कि भाई करंटली 25% ऑफ द GDP ऑफ इंडिया इज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट अगेन क्योंकि यहाँ पे आपसे एक एक्सपेंसिव सवाल पूछा गया है कि भाई GDP को फास्टर ग्रो कराने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा शेयर होना चाहिए एंड उसके लिए MSMEs, तो हमें क्या कर सकते हैं यहीं पे हम कॉन्ट्रास्ट भी इसको कर सकते हैं कि भाई चाइना का क्या है, राइट। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राफ हमें मिला है, नाउ दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज़ अबाउट 40%, इंडिया का 25% है एंड बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें आइदर हमारे जितना या हमारे से कम है। बट क्योंकि वी वांट टू टॉक अबाउट फास्टर ग्रोथ तो वी वांट टू कंपेयर विद द ओनली मेजर इकोनॉमी दैट इज ग्रोइंग समटाइम्स फास्टर देन इंडिया, समटाइम्स नॉट, मतलब recently it has not, but you know China is the only other economy over there which can possibly potentially grow as fast as India, right। तो इसमें इंट्रो में हम ये बोल सकते हैं कि भाई इंडिया का 25% है, चाइना हैज़ अ 40-45% ऑफ इट्स GDP coming from the manufacturing sector contributing to much faster growth। सेकेंड पार्ट में फास्ट ग्रोथ के लिए हम यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट अपने लिखेंगे कि भाई हाउ डज मैन्युफैक्चरिंग लीड टू फास्टर ग्रोथ। इसमें एग्जाम्पल्स देना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो फास्टर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ बेसिक अपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे देते हुए चलना है कि भाई फास्टर ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपका जॉब क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन से क्या होता है कि भाई आपका वेल्थ स्प्रेड होता है अराउंड। जॉब क्रिएशन के अलावा क्या होता है, यू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडिशन, क्योंकि बहुत बार आपने हिस्ट्री वगैरह जहाँ पे भी पढ़ा होगा कि भाई इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स किए जाते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स एंड वैल्यू ऐड करके वापस इंडिया में बेचा जाता था। तो जो वैल्यू ऐड करता है दैट इज़ द रीजन दैट इज़ कीपिंग मोस्ट ऑफ द क्रिएटेड वैल्यू विद देमसेल्व्स। सो देयरफॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि वैल्यू एडिशन यहाँ ज़्यादा हो रही है। वैल्यू एडिशन के अलावा आपके पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल आपकी चीज़ों का आ जाता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन गिव एज एग्जाम्पल्स। जॉब क्रिएशन के अलावा, वैल्यू एडिशन के अलावा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के साथ साथ फिर क्या होता है कि व्हेन मैन्युफैक्चरिंग गेट्स entrenched इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी तो यू हैव मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स दैट कम अप। लाइक फॉर एग्जाम्पल चाइना में क्या है, अब आपका रेड पर्ल रिवर डेल्टा इज अ सुपर क्लस्टर जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ आपको चाहिए तो यू विल फाइंड अ शॉप दैट इज सेलिंग इट ओवर देयर। नाउ ये 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए कि भाई इसके अलावा हमने क्लस्टर्स की बात कर दी। सो देन विल टॉक अबाउट कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ MSMEs क्या हैं एंड वे फॉरवर्ड में हम क्या कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर कहीं शॉर्ट है, माने कि और कुछ करना चाहिए था जो अभी नहीं हुआ है, या फिर और क्या, व्हाट एक्स्ट्रा द गवर्नमेंट कैन डू इन ऑर्डर टू प्रमोट MSMEs एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एट दिस लेवल। तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आप बात कर सकते हो कि भाई लेबर रिफॉर्म्स, लेबर लॉ रिफॉर्म्स किए गए थे। So that was a big reform because one of the major impediments for the growth of manufacturing sector in India was the stringent labor laws in India. And उसके अलावा जो गवर्नमेंट की MSME से प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हैं, जेम पोर्टल पे जो चीज़ें बनाई हैं सरकार ने इसके लिए, एज वेल एज टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिबेट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड्स में इफ़ देर आर सम अदर स्टिल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेफ्ट विच अदर्स आर डूइंग अक्रॉस द वर्ल्ड विच इंडिया इज़ नॉट, those can also be mentioned. Finally, we come to the conclusion. अब conclusion में हमें क्या करना है कि we have to wrap this all up in a larger perspective. Now, larger perspective, बहुत लोग इस चीज़ से confuse करते हैं कि भाई मैंने way forward लिख तो दिया, अब यही तो था, but conclusion is just one line extra that you have to write at the end where you get to give one extra point, right? तो जैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम बात कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक एन एक्सपेंसिव आउटलुक। एक्सपेंसिव आउटलुक क्या है कि भाई द एडवेंट ऑफ AI एंड रोबोटिक्स इज गोइंग टू हैव
like a drastic impact on the manufacturing sector across the globe. So since India is already at a stage where we're investing more and more money into this area, why don't we start investing into robotics and AI as well? तो ये क्या किया हमने, इवन दो क्वेश्चन हमारा कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ के लिए था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग से फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, हमने एआई का एंगल यहाँ पे और जोड़ दिया। तो भाई एग्जामिनर को हम क्या दिखा रहे हैं कि नहीं, हमको लार्जर पिक्चर दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ अबाउट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, कि भाई आप एग्जामिनर को ये दिखा पाओ कि भाई देखो कुछ और बड़ा क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, राइट। सो हैविंग डन ऑल ऑफ दिस, हमने अपना आंसर लिख लिया, हमने सारी चीज़ें कर ली, तो वी कम बैक टू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच इज़ कि भी हाउ डू आई गेट फीडबैक। तो हाउ डू आई गेट फीडबैक के 2-3-4 तरीके आपके पास हैं, लेट्स टॉक अबाउट दम। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ कि भी डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सेलेक्टेड, देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन गेट फीडबैक। लेट्स से दैट यू हैव डन PYQs आपने सेलेक्ट किए हैं, तो PYQs का क्या है, आपको बहुत बार मॉडल सोल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। तो मॉडल सोल्यूशन से आप कंपेयर कर सकते हो अपने आंसर को, एंड एक बेसिक सेंस चेक आप अपने आंसर का कर सकते हो कि भाई हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब जो सुंदरता है कि मैंने 4 पेन से लिखा कि नहीं, मैंने अंडरलाइन किया कि नहीं, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन आस्क्ड। इफ़ यू हैव डन दैट देन येस, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो PYQs के मॉडल सोल्यूशन से आप कंपेयर कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ कि अगर लेट्स से आपने टॉपर कॉपीज़ कुछ देखी हैं, तो ये टॉपर कॉपीज़ के साथ आप अपने आंसर्स को, मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग एनी आंसर, यू ट्राई एंड राइट द आंसर दैट द टॉपर हैड रिटन, राइट। सो जैसे आप upscprep.com पे जाओगे तो यहाँ पे रिसोर्सेज में आपको टॉपर ब्लॉग्स एंड नोट्स मिल जाएंगे। तो अनुदीप दुर्शेट्टी, लाइक ग्रेट आंसर्स इन्होंने लिखे थे, इनके आंसर्स देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द चेक्स ऑन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इन इंडिया? Do you think judicial activism poses a threat to the free working of parliament? Justify your answers. So instead of writing any other question, you should write this very question itself, and then compare your answer with what he has written and see कि भैया मतलब gap कहाँ है, where do I need to fill that gap, because this is a very very easy way for us to understand कि भैया मेरे shortfalls कहाँ हैं, right? And if this is also not something that you want to do, if you want to do still something else या आपको check ही करवाने हैं, so then you can also check out the Write Unlimited course from upscprep.com. ये जो कोर्स है, राइट, ये Write Unlimited वाला जो कोर्स है, दिस इज़ वेरी यूनिक कोर्स दैट वी हैव कम अप विद। अब ये 2 वेरिएंट्स में आपको मिलता है, फॉर 2 months और फॉर 1 year। द आइडिया इन दिस कोर्स इज़ कि भाई जिस दिन से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप जो भी आंसर लिख के दे रहे हो, राइट आंसर्स टू एनी क्वेश्चंस ऑफ योर चॉइस, एंड वी विल इवेल्युएट दोज आंसर्स फॉर यू, राइट। तो अगर आपको ये डाउट था कि भाई मेरे को मॉडल सोल्यूशन से नहीं देखना, मुझे टॉपर कॉपी के साथ कंपेयर नहीं करना, मुझे इवैल्यूएट ही करवाने हैं, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी वे फॉर यू टू गेट दैट डन। इसमें आप सारे पेपर्स GS 1, 2, 3, 4 एज वेल एज एसेज का इवैल्यूएशन करवा सकते हो। द वेरी सिंपल आइडिया हियर इज़ कि इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, सो देन वी हैव दिस फॉर यू कि भाई फीडबैक के लिए अगर आपको प्रॉब्लम था तो वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प विद दैट। बट इवन इफ आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल सोल्यूशंस के साथ चेक करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम वो भी एक फ्री इनिशिएटिव शेयर करते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन और उनके मॉडल सोल्यूशंस हम शेयर करते हैं। तो दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट बाय visiting UPSC Prep IAS Telegram channel. The link for that will be in the video description. And I think that about wraps up today's video, where we have tried to cover each and everything related to answer writing. We started out with the short technique of how to start answer writing, the importance of answer writing. Then we talked about कैसे आंसर राइटिंग में बेसिक चीज़ें आपको कवर करनी है, कि शुरुआत आंसर राइटिंग की कब करें। हाउ में हमने बात करी कि भाई बिफोर क्वेश्चंस मुझे कहाँ से मिलेंगे। ड्यूरिंग में वी टॉक्ड अबाउट कि भाई कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, मुझे आंसर्स राइटिंग स्किल्स क्या क्या चाहिए। एंड देन फाइनली वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि भाई हाउ डू यू गेट फीडबैक। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेंस के पर्टिकुलर क्वेश्चन देख के हमने देखा कि भाई इंट्रो कैसे लिखे, कंक्लूजन कैसे लिखे, हाउ डू वी मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्सपेंसिव। होपफुली दिस वीडियो हैज़ रियली हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई आंसर राइटिंग में क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड रहती है। इफ़ देर आर स्टिल सम डाउट्स लेफ्ट, प्लीज़ डू let me know in the comments below, or you can reach out to us via contact@upscprep.com, or on our customer care, or on Telegram, or wherever you can find us. So that will be all. All the best on your UPSC journey.